नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कविंद्र और आज बात क्रिप्टो करेंसी की। जी हां, देश और दुनिया में क्रिप्टो करेंसी काफी तेजी के साथ लोकप्रिय होती जा रही है। एक निजी कंपनी के सर्वे के मुताबिक भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि वो इसमें ट्रेड करते हैं और ये दुनिया के किसी भी एक देश में सबसे ज्यादा नंबर्स हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 7.3% आबादी के पास क्रिप्टो होल्डिंग्स हैं, यानी भारतीय नागरिकों की ओर से इन डिजिटल एसेट्स में निवेश तेजी के साथ पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। और ऐसे में अब यह भी सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार को क्रिप्टो करेंसी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए या फिर इसे ट्रेड के लिए वैलिड कर देना चाहिए। और अगर इसे वैलिड किया जाए तो इसकी चुनौतियां क्या हैं, इसका फ्रेमवर्क क्या हो, इसे कौन रेगुलेट करेगा। और ऐसे कई सवाल हैं जो बेहद संजीदा और पेचीदा हैं और इसी के लिए सरकार में मंथन चल रहा है। संसद की वित्त मसलों पर स्थायी समिति ने 15 नवंबर को एक बैठक कर इस मसले पर और इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा की। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर विभिन्न मंत्रालयों और रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की थी। तो आज चर्चा इसी मसले पर कि क्या हम यानी कि देश क्रिप्टो करेंसी से दूरी बनाकर रख सकता है, जबकि ये पूरा मसला ग्लोबल है। तो फिर अगर इसमें शामिल होते हैं तो उसका फ्रेमवर्क क्या होगा और इसकी चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा। हमारे साथ खास मेहमान अशोक कुमार झा जी हैं, पूर्व सचिव वित्त मंत्रालय। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ स्टूडियो में शुभम भट्टाचार्य जी हैं, कंसल्टिंग एडिटर द बिजनेस स्टैंडर्ड से, आपका भी स्वागत है। और शिवम ठकराल हमारे साथ हैं, सीईओ हैं बायोकॉइन से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूंगा अशोक सर आपसे, क्योंकि लंबे अरसे तक सरकारें ये मानती रही हैं कि हालांकि दुनिया के कई देशों में क्रिप्टो करेंसी का चलन तेजी के साथ बढ़ा और कई जगहों पर इसे ट्रेड को वैलिड भी किया गया, लेकिन भारत जैसे देश में ये माना जा रहा था कि हम इससे दूर रहें, इसमें कई सारे खतरे हैं। लेकिन क्या इस वक्त जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्रिप्टो करेंसी का वर्चस्व और उसका दायरा बढ़ा है, क्या हम इससे दूरी बनाकर रख सकते हैं, और अगर नहीं तो रास्ता क्या है? ये क्रिप्टो करेंसी, जहाँ तक इसका सवाल है, ये विभिन्न देशों में अलग अलग इवॉल्व हो रहा है इसका पॉलिसी में। अब एक्चुअली करेंसी का दो ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दो खास ऑब्जेक्टिव्स। एक है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू। अब क्रिप्टो करेंसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक उसको लीगल टेंडर मानेगी नहीं। अब अभी तक सिर्फ दो ही देश हैं, एल सल्वाडोर और क्यूबा, जिन्होंने की क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर माना है। बाकी सब जो देश हैं वो कुछ ने तो बैन कर दिया, जैसे चाइना ने बैन कर दिया 2-3 महीने पहले, और जो और देश हैं वो अभी सोच रहे हैं कि इनका क्या करना चाहिए। जैसे यूएस ने इसको प्रॉपर्टी के तरफ मान लिया है और इसमें प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स इसमें लागू हो गया है। तो मैं समझता हूं कि जहां तक इंडिया का सवाल है, इसमें आरबीआई गवर्नर ने भी इसमें कॉशन दिया है कि इसको ये बड़ा सीरियस मामला है, इसको ध्यान से इसको देखना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें कुछ चेतावनी दी है कि इसमें लोगों का, यूथ का कोई मिसलीड न हो जाए एडवर्टाइजिंग से। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक हमारा पॉलिसी है, इस देश का पॉलिसी, ये तो शायद ये विंटर सेशन पार्लियामेंट में एक बिल आएगा और वो बिल उसमें स्पष्ट कर दिया जाएगा कि क्या हमारा पॉलिसी हो सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इसको लीगल टेंडर के तौर पे माना जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्टोर ऑफ वैल्यू मान सकते हैं। और उसमें भी इसको रेगुलेट किया जाएगा। अशोक, में दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप उसे लीगल टेंडर माने या ना माने,
और जहां तक दुनिया भर के देशों का सवाल है, ज्यादातर लोग इसे लीगल टेंडर नहीं मान रहे हैं। लेकिन स्टोर ऑफ मैं कहूँ कि प्रॉपर्टी की तरह उसको यूज करने की बात हो रही है, अगर हम उसको भी मानते हैं, क्या उसकी तरफ बढ़ना चाहिए? बढ़ने का वक्त है भारत जैसे देश में। हालांकि प्रधानमंत्री से लेकर मैं कहूँ आरबीआई के गवर्नर हों या फिर इससे पहले वित्त मंत्री, उन्होंने इसे लेकर चेताया था कि बहुत ही जोखिम भरा एक जो है करेंसी का वो है, और इसकी वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि इसका रिस्क फैक्टर कई गुना ज्यादा है जितना नजर आता है। कविन, आपने कभी मतलब बहुत अहम मुद्दे सामने रखे क्रिप्टो करेंसी के, और इसका हर चीज का अगर हम कि भारतीय पहलू में ये क्या बनता है, इसका सिंपल उदाहरण मैं देता हूँ। जुलाई महीने में हमारे देश में एक चीज होता है स्मॉल सेविंग्स। जो फिक्स्ड इनकम वाले लोग होते हैं वो अपना पैसा सरकारी तंत्र में पैसा रखना चाहते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, किसान विकास पत्र वगैरह में। और उसका इंटरेस्ट रेट, सूद के रेट में थोड़ा सा भी जब घाटा होता है, थोड़ा सा भी कम होता है, तो बवाल मच जाता है। इस साल भी हुआ कि भाई कोविड के चलते लोगों पर आपदा आई है, विपदा आई है, उस में चलते आपने कैसे ये थोड़ा सा इसको कम कैसे किया। मैं इस उदाहरण को क्यों ला रहा हूं कि लोग जो 7.5% की आप बात कर रहे हैं, वो इसलिए भाग रहे हैं कि हमको प्रॉफिट होगी, घाटा कौन होगा इस पर किसी का अभी नजर तो है ही नहीं। कहना यह है कि अगर घाटा हुआ, अगर हम मुश्किल में पड़े तो सरकार इस पर कार्रवाई करेंगे। ये मानसिकता में हर देश का अपना अपना चीज होता है। इंडिया में पर कैपिटा इनकम कम होने की वजह से रिस्क एवर्स लोग हैं, और सही है, होना ही चाहिए। मिडिल क्लास यहाँ पे बन रहा है धीरे धीरे। हमारे देश में अभी भी मिडिल क्लास का तादाद अभी भी 100 मिलियन से ज्यादा नहीं हुआ है कई आंकड़ों के हिसाब से, हम जो भी आंकड़ा ले वगैरह। इसमें जब क्रिप्टो करेंसी जैसे चीज जो पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था को पूरा एकदम एक भूचाल के तरह बदल दे सकता है, उस पर कोई भी राष्ट्र कोई कार्रवाई लेने से पहले सबसे पहले यही सोचेगा कि हमारे देश में जहां पे एक छोटा सा जो स्टेबल चीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा उस पे अगर बदलाव आता है तो उस पर लोग रास्ते पे आ जाते हैं, वो एजिटेशन हो जाता है, कई तरह के मामले झमेले आ जाते हैं। सरकार 2 साल से उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ने कमी नहीं किए हैं, हालांकि कमी होने की अच्छी गुंजाइश है। बैंकिंग सेक्टर पे ऊपर इसके ऊपर असर हो रहा है। तो उसमें मैं कहता हूं ये पर्सपेक्टिव को, इसको संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योर्स को अगर क्रिप्टो करेंसी करना चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन जब ये कहा जाएगा कि नहीं हम क्रिप्टो करेंसी की तरफ हम मुड़े, हम क्रिप्टो करेंसी पे हम इस पर बहुत सारी चीज आगे के डिस्कशन में हम कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस चीज को हम समझ के चले कि भारत में जोखिम लेने के लिए मिडिल क्लास, और ये मिडिल क्लास के ऊपर ही आएगा, मिडिल क्लास बिल्कुल ही तैयार नहीं है। इस चीज को हम अच्छी तरह से अगर समझे तो आज शाम का ये जो अभी का जो डिस्कशन है, आज का जो डिस्कशन है, इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसको एक फाउंडेशन दे सकते हैं, एक बुनियादी एक बेस कर सकते हैं। कम शब्दों में कहूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि गेम ऑफ गैम्बल एक तरीके से नजर आता है भारतीय जो जनता है और जो उनकी मानसिकता या अप्रोच है ग्रीड या लालच को लेकर। हमारे साथ शिवम है। शिवम, क्योंकि दुनिया भर में जब ये तेजी के साथ पैर पसार रहा है क्रिप्टो करेंसी और चलन बढ़ रहा है, और भारत की आबादी क्योंकि इतनी ज्यादा, उस लिहाज से दुनिया में सबसे ज्यादा जो एक सर्वे कहता है कि यहाँ पर होल्डर्स भी, यानी कि उससे लेने वाले, उस पर ट्रेड करने या निवेश करने वाले लोग। सवाल यह है कि क्रिप्टो करेंसी के मायने भारत जैसे देश के लिए क्या है? क्यों इसकी तरफ कंपनियां या लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें सरकार का रोल कितना और कहां तक आपको लगता है कि होना चाहिए? मैं इस सवाल को 2 भाग में बांटूंगा। एक भाग है कि इसमें लोग आकर्षित क्यों हो रहे हैं। अगर हम क्रिप्टो करेंसी जो इन्वेस्टमेंट है इसको हटा दें, तो अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें या म्यूचुअल फंड की बात करें, जो पिछले 18 महीनों में जितना उस इंडस्ट्री ने ग्रोथ किया है वो पिछले 10 सालों में भी नहीं किया था। जहां ज़ेरोडा जैसी कंपनियां और स्टॉक जैसी कंपनियां जिनके यहाँ 10-15 लाख निवेशक थे, उनके 1 करोड़ निवेशक हो जाते हैं।
तो ये ग्रोथ सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये एक अगर आप पैटर्न देखें तो भारत जो है, जिसकी एवरेज उम्र जो है बहुत कम है, वो आज के समय एफडी के इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात चल रही थी यहाँ पर, एफडी के इंटरेस्ट रेट दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। आज 5% भी नहीं मिल पाता है किसी भी एफडी में। सो अब इन्फ्लेशन की बात करें तो जो हमारा परचेजिंग पावर है वो निरंतर गिरती जा रही है। तो किसी भी, क्योंकि अब जब हम जैसे लोग जो अभी फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ आते हैं तो उन्हें समझ आती है कंसेप्ट कि इन्फ्लेशन कितना है, मेरी परचेजिंग पावर कितनी है, तो उसके लिए वो अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पर उनको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिल पाए। इसकी और ये रिटर्न एफडी नहीं दे पा रही, तो इसलिए वो स्टॉक्स में जाते हैं, वो क्रिप्टो में जाते हैं। तो आकर्षण सिर्फ स्टॉक में नहीं आ रहा, वो इसलिए क्रिप्टो में भी आ रहा है क्योंकि वो क्रिप्टो भी रिटर्न दे रही है उस ज्यादा इंटरेस्ट रेट से। लेकिन शिवम, अब मेरा अगर हम मेरा बात इसमें करें, मेरा एक सवाल है इसमें, जब हम शेयर मार्केट की तुलना क्रिप्टो से करते हैं तो मुझे लगता है बेमानी है। शेयर मार्केट में कंपनियों का एक बिजनेस मॉडल होता है, वहां पे उनके अपने रिसोर्सेज होते हैं, एक आउटकम होता है, बाजार में वो जाते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं और रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन क्रिप्टो के साथ ऐसा नहीं है। तो क्रिप्टो, कुछ लोग ये कहते हैं, और क्यों ना माना जाए कि क्रिप्टो सिर्फ एक गैम्बल गेम है, और भारत या जैसे देश में जहां आपने कहा 7% लोग ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियली लिटरेसी नहीं है, इसके बावजूद शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। यानी कि कई गुना आपके निवेश को बढ़ाने का लालच लोगों को क्रिप्टो में खींच रहा है। इसका मैं उत्तर देना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बिजनेस मॉडल नहीं होता। अगर हम इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उसका एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है, उसे हम टोकन इकोनॉमिक्स कहते हैं, कि उसका यूज केस कैसे आ रहा है, उसके ऊपर दुनिया भर के डेवलपर्स कोडिंग करके इसको अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझे तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लोग अपने एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं नए एज के इंटरनेट के लिए, और उसमें जो फीस लगती है वो इथेरियम में लगती है। तो इसलिए उसकी इथेरियम की वैल्यू है आज। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही हवा है, यहाँ पर इसके स्टैब्लिश बिजनेस मॉडल्स हैं। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ कॉइन्स होते हैं जो फ्रॉड करने के नजरिए से आते हैं मार्केट में और स्कैम करके जाते हैं, मैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। बट यहाँ पर जो वेल स्टैब्लिश क्रिप्टो करेंसी जो बहुत 10 साल 5 साल से चल रही हैं, उनके काफी वेल स्टैब्लिश टोकन इकोनॉमिक्स हैं, बिजनेस मॉडल्स हैं। हाँ, उसमें कोई एक बंदा नहीं है जो कंट्रोल कर रहा है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। वहां पर काफी लोग अपना अपना छोटा छोटा अपना इनपुट्स देते हैं, माइनिंग है, काफी तमाम कंसेप्ट्स हैं। अगर कोई भी डीप में जाएगा तो वो समझ पाएगा कि ये कोई हवा नहीं है, ये एक इसमें बेस है। अशोक दूसरी सर, बात, अगर मैं जी मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। अशोक सर, दो पॉइंट मैं समझना चाह रहा हूं। जो मैं कंपैरिजन की बात कर रहा था, वो कितना सुरक्षित निवेश है, सवाल ये भी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का निवेश या क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस भारत जैसे देश में जहां पर साक्षरता और फाइनेंशियल लिटरेसी की जब बात करते हैं वहां पे बहुत बड़ा फर्क है। और ऐसे में क्या हमें क्रिप्टो करेंसी के साथ कदमताल कर सकते हैं? और दूसरा ये कि जब वो लीगल टेंडर नहीं है, यानी कि उसको अगर कहीं कुछ उसमें स्लो डाउन होता है, जैसे कि शुभ ने इशारा किया, या फिर उसमें बहुत ज्यादा डाउनफॉल आता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वाकई सरकार, कोई सेंट्रल बैंक इस तरह एक फ्रेमवर्क बना सकता है, या फिर महज ये बहुत दूर की कौड़ी लगती है? नहीं, मैं तो ये समझता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी को एक प्रॉपर्टी जैसा मान सकते हैं। जैसे कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हुआ, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हुआ, या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हुआ, तो इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। और जहाँ तक कि नंबर्स का सवाल है, जो अभी नंबर्स जो आपने भी कोट किया था एक सर्वे का जी, वो आरबीआई गवर्नर साहब ने वो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो नंबर्स एग्जैजरेटेड लग रहे हैं, क्योंकि वो सर्वे के हिसाब से करीब 10 करोड़ इंडियंस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। आरबीआई गवर्नर का ये कहना है कि ये ज़्यादा एग्जैजरेटेड नंबर है, और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट पीपल बहुत कम इन्वेस्टमेंट किए हैं, 1-2 हज़ार रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। और कुछ जो वेल्दी HNIs हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनका इन्वेस्टमेंट है।
लेकिन कितना इन्वेस्टमेंट है इसका तो कोई एक्यूरेट है ही नहीं हमारे पास फिगर्स, ताकि हम ये उसके पॉलिसी में ये कह सकें कि इतने लोग इन्वेस्ट करते हैं। राइट सर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काफ़ी डेंजरस प्रोडक्ट है। इसको बिना समझे अगर कोई इन्वेस्ट करे और फिर उसमें तो घाटा पड़ जाए, जैसे वो भी भट्टाचार्य साहब ने कहा कि मोस्ट पीपल ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं कि बहुत हमको विंडफॉल गेन हो जाएगा। ये भूल जाते हैं कि विंडफॉल गेन तो एक तरफ है, लेकिन दूसरे तरफ टोटल डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं कि पूरा उनका इन्वेस्टमेंट ही गायब हो जाए। तो ये लोग नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि हमें गेन ही होगा इसमें। तो और इसके जिम्मेवार तो फिर सरकार का ही शोल्डर्स पे आएगा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बहुत सारे लोग के पैसे जो इन्होंने इन्वेस्ट किया और अगर उसमें घाटा हो गया जो ज़्यादा, तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। इसीलिए मैं ये नहीं समझता हूँ कि सरकार इसको अलाउ करेगा विदाउट स्ट्रिंजेंट कंडीशंस। लेकिन अशोक सर, सरकार के पास विकल्प भी क्या होगा अगर सरकार आगे भी आना चाहे, या मैं कहूं कि उसे लीगल टेंडर या फिर उसको वैलिड नहीं कर रही है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त तमाम देशों में है और इंटरनेट के जरिए कोई सीमाएं नहीं है। और दूसरा ये कि जिस तरीके से ये हो रहा है उससे किसी इंडिविजुअल को, किसी फैमिली को रोकना, उससे वो भी सरकार के लिए मुनासिब या पॉसिबल नजर नहीं आता। तो विकल्प है क्या फिर? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी नहीं, इसमें जैसे कि अभी आरबीआई ने 2018 में इसको बैन कर दिया था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको वो बैन को खारिज कर दिया। तो इससे साफ पता चलता है कि जहाँ तक हमारे मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं, इनका थिंकिंग तो एक डायरेक्शन में है कि ये अभी हमारे लिए इस देश के जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ये क्रिप्टो करेंसी एक लग्जरी है जो कि कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो जिनके लिए कि अगर लॉस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए ये काफ़ी डेंजरस प्रोडक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए जो अभी बिल शायद आएगा ये विंटर सेशन पार्लियामेंट में, इसमें मेरे ख्याल से काफ़ी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस रहेंगे। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि जो एक सरकार ने गढ़ कमेटी बनाई थी, वो लास्ट ईयर जनवरी में बजट के पहले, तो उन्होंने भी काफ़ी उनके रिपोर्ट में इनफैक्ट उन्होंने ये भी उन्होंने कर दिया था कि ज़्यादा इसको बैन भी कर सकते हैं। उसका भी वो एक रिकमेंडेशन था। तो जैसे मैंने कहा कि चाइना ने बैन कर दिया ऑलरेडी पूरा टोटल जी। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैन हो जाए पूरा, लेकिन इसको आगे बढ़ना बहुत ही कॉशियस स्टेप्स लेना है इसमें। ओके शुभम, दो चीजें। एक तो अगर सरकार, जैसे कि कहा उन्होंने, और जो इशारा मिल रहा है आरबीआई गवर्नर साहब के अगर बयान को देखें, उन्होंने कहा था कि रेगुलेटर से भी और आरबीआई मिलकर कुछ एक फ्रेमवर्क और शिकंजा कसने की बात हो रही है कि उसको टाइटन करेंगे रूल्स को लेकर। सवाल है कि टाइटन कैसे करेंगे आप अगर आप उसे रेगुलेट नहीं कर रहे हैं और बाउंड्रीज को क्रिप्टो करेंसी उसके पार है, उससे अलग जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह पर है, तो उसे रेगुलेट करेंगे कैसे? और बिना रेगुलेट किए, जब अभी मैं देखता हूं करीब जो एक सर्वे है कि हिंदुस्तान में करीब 2.5% के आसपास जो ऐड हैं इस वक्त में वो क्रिप्टो करेंसी की चल रहे हैं, चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो, न्यूज़पेपर हो या अलग अलग सोशल मीडिया पर, तो यानी कि रफ्तार तो बढ़ी है। बिल्कुल कभी और इसमें रेगुलेशन की जो बात है वो खतरनाक इसलिए है कि जितना भी रेगुलेशन आप करेंगे, जितने ही ज़्यादा आप उसको पकड़ेंगे, उतना ही लोगों में ये भरोसा आएगा कि भाई इसके पीछे सरकार ने पूरा सपोर्ट दे के रखा है, यानी कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे लिए बड़ी सुखप्रद है, मैं बहुत शांति से इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें बड़े शिकंजे लगा के रखे हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए इसमें खेलना बड़े शांति की चीज़ है। लेकिन द प्रोडक्ट जो अपने आप में एक पूरा दुनिया में मॉनेटरी स्ट्रक्चर को उलट देता है, उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना एक नॉन रिस्क टेकिंग कंट्री को कितना दूर तक सहायता होगा, ये मुझे बहुत बड़ा इस पर जिसे कहते हैं डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्योंकि अमेरिकन
फाइनेंशियल सेक्टर में ये माना जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट आप लेके आ सकते हैं जब तक वो प्रोडक्ट इलीगल नहीं है, नॉट डीम्ड इलीगल, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट इज लीगल टिल इट इज प्रूवन इलीगल, और आप उस पर कर सकते हैं और रिस्क आपका। और ये मान के ही मोटा मोटी अमेरिकन इन्वेस्टर, अमेरिकन पूरा पॉपुलेशन वो मान के चलते हैं। ये बेसिस ही है अमेरिका में बहुत सारी चीज़ों का, एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर तैयार हुआ। ये समझना बहुत ज़रूरी है। भारत में ये पूरा उल्टा है। भारत में माना जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट को पहले सरकार खरा समझे तभी जाके उस पर हरी झंडी दिखाए। रेस्ट्रिक्शंस कितने भी आप लाए, और आप जैसे कह रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शंस कितने हो सकते हैं, मुझे उस पर चिंता नहीं है। मेरा पॉइंट यह है कि आप चाहे 1000 रेस्ट्रिक्शन ले आए, लेकिन जैसे ही बोला जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी इन रेस्ट्रिक्शंस के अंदर ये सही है, तो लोग रास्ते में चल पड़ेंगे। और जब चल पड़ेंगे तो हजारों के भीड़ में वो कोई नाली में से चलेगा, कोई पत्थरों से ऊपर चलेगा, सीमा रेखा टूटेगी और लोग जाएंगे। और लेकिन सबके मन में ये रहेगा कि भाई क्रिप्टो करेंसी है, बड़ी अच्छी चीज है, चले। इसीलिए इस पर बिल कितना हद तक कामयाब रहेगा मुझे इस पर भरोसा नहीं है। मुझे थोड़ा डाउट है कि इवन ये बिल भी आना चाहिए या नहीं, कि क्रिप्टो करेंसी बैन जब तक है कि बैन हम निकल रहे हैं वगैरह, तो वो एक सीमा है। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि नहीं, इन पाबंदियों के साथ क्रिप्टो करेंसी आ जाए, इवन स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे जहां साहब बोल रहे थे, उस पर भी मुझे शक है। स्टोर ऑफ वैल्यू है, लेकिन मैं अगर स्टोर ऑफ वैल्यू एक्सचेंज कर लूं और दूसरा बंदा अगर मेरा वो स्टोर ऑफ वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, वैल्यू का वो मान जाए, तो फिर तो वो लीगल टेंडर बन के चल जाएगा ना। लीगल ना हो लोग मान लेंगे एक्सचेंज। दूसरी बात यह सर कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिप्टो करेंसी में जो लोग मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इज अ ग्रेट सोर्स फॉर इनोवेशन, इसके चलते बहुत सारे टेक्निकल इनोवेशन हो रहे हैं। मैं वो रोल मानता हूँ कि इसके चलते बहुत कुछ, और खासकर भारत जैसी यंग इकोनॉमी में यंगस्टर्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, युवा पीढ़ी, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट का जरिया है। तो मुझे लगता है इस वक्त आरबीआई का जो डिजिटल वॉलेट की जो डिसीजन है, उसको वो अगर आगे आए, उस पर काम हो, लोगों को कुछ हद तक उस पर समझ आए कि सेंट्रल बैंक रन डिजिटल करेंसी जो है, डिजिटल वॉलेट कुछ हद तक चले, फिर लोगों में क्रिप्टो करेंसी एक समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें हैं। लेकिन अचानक ही वो आप चाहे जितने भी रिस्ट्रिक्शन के साथ आप खोल दे, रास्ता जैसे ही खुल जाएगा उस पर लहर आ जाएगी। आप कहने की अभी फिलहाल क्रिप्टो करेंसी आम लोगों को लगता है कि एक लॉटरी का टिकट है जो उनके पैसे को कई गुना रिटर्न दे सकता है। एक आखिरी सवाल शिवम आपसे कि दो चीजें हैं, कोई एक सरकार अगर किसी क्रिप्टो करेंसी को किसी देश में इनवैलिड इलीगल करती है तो इस बिजनेस में क्रिप्टो करेंसी के व्यापार में क्या फर्क पड़ता है, और अगर उसे लीगल कर देती है तो क्या फर्क आता है? इसमें अगर कोई भी सरकार उसे इलीगल करती है तो अगर उसका बैकग्राउंड समझे, वो उसे इलीगल नहीं कर सकती, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ग्लोबल फिनोमिना है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, वो अपने इंस्टीट्यूशंस जो कि बैंक्स हो सकते हैं, जो कि और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर देगी कि आप इससे डील नहीं करेंगे, ये एक बैन आइटम है। बट वो उस पर्टिकुलर चीज को इलीगल नहीं घोषित कर सकती, क्योंकि वो दुनिया भर में एक ग्लोबल फिनोमिना, वो एक कोई कंट्री स्पेसिफिक फिनोमिना नहीं है। और अगर दूसरी तरफ अगर वो उसे लीगल और मान्यता देती है, तो वो उसको प्रोत्साहन है कि उसमें एक एश्योरेंस मिल रहा है लोगों को कि हाँ, इसको सरकार मानती है, और उसके रिगार्ड कोई उनके साथ कोई फ्रॉड होता है, कुछ भी होता है, तो सरकार उनकी हेल्प करेगी। बट मैं यहाँ कुछ फैक्ट्स भी क्लियर करना चाहूंगा, जो मैं यहाँ कुछ फैक्ट्स भी क्लियर करना चाहूंगा कि जो 2018 में आरबीआई का एक नोटिस आया था बैन करने का, वो क्रिप्टो करेंसी बैन करने का नहीं था। वो उनके जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि वो किसी भी क्रिप्टो करेंसी कंपनी के साथ डील ना करें। तो यहाँ पर जो न्यूज बन के आई, जो हेडलाइंस बन के आई, वो इस तरीके से आई, क्रिप्टो बैन हो गई। बट वो बैन क्रिप्टो नहीं हुआ था, वो एक बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्ट्रिक्ट किया गया था। दूसरी बात, पीएम मोदी ने हमारे सिर्फ ये नहीं कहा कि यूथ, जो अशोक जी ने बात कही, उन्होंने ये भी कहा कि सारी डेमोक्रेटिक सरकारों को मिलके इसके एक रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, जिसमें हम मिलके इसको रेगुलेट कर पाए। तो वो पूरी तरीके से नेगेटिव भी नहीं है। वो चाहते हैं एक ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि ये ग्लोबल फिनोमिना है, तो ग्लोबल लेवल पे रेगुलेशंस आए,
तभी इसे एक प्रॉपर तरीके से रेगुलेट कर सकती है सरकारें। बिल्कुल लेकिन इसीलिए individual- हमारी कोशिश यही थी कि इसके जो तमाम पहलू हैं सरकार के नज़रिए से, एक आम इंसान निवेशक के नज़रिए से, और दूसरा बैंकिंग सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनके सेफ्टी के जो नॉर्म्स उनके नज़रिए से इसके पहलू हैं क्या, और वो चिंताएं क्या दूर होंगी, कैसे दूर होंगी, और क्या हमें इसके पास जाना चाहिए, इन्हें अपनाना चाहिए या फिर इससे दूर। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।